हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 जियोग्राफी शुरू करा था एंड हमने यहाँ तक उसे कंप्लीट भी किया था। आज हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैं लास्ट का रिकॉल नहीं करूँगी बिकॉज़ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंदी है एंड ये चैप्टर हमें कंटिन्यू करके फिनिश करना है एंड देन अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपका लास्ट वाला मिस हो गया है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्लिक कर देख लेना। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें हमें बोला हुआ है कि 1800 एडी से पहले जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील की जो फैक्ट्री थी, वो वहाँ पर लोकेट होती थी, वहाँ पर थी जहाँ पर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर जो है वो इजीली मिल जाए। Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. उसके बाद जो इंडस्ट्री की लोकेशन हुई थी वो क्या हुई थी, वो थी कोल फील्ड्स के पास और कनाल्स के और रेलवेज़ के बिल्कुल ही पास। उसके बाद 1950 के बाद जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री थी वो एक लार्ज एरिया में लोकेट हो गई थी, एक फ्लैट लैंड, सी पोर्ट्स के पास एक फ्लैट लैंड के लार्ज एरिया पे लोकेट हो गई थी 1950 के बाद। तो बिफोर का मतलब मैं बता देती हूँ और आफ्टर का मतलब बता देती हूँ। आई होप आपको सभी को पता होगा बट कन्फ्यूज़न ना हो। बिफोर होता है पहले और आफ्टर होता है बाद में। ठीक है, बाद में। कंटिन्यू करते हैं। This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported over from overseas। वो क्यों सी पोर्ट के पास ही क्यों वो इंडस्ट्री लोकेट हुई, क्योंकि जो स्टील को बनाने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया था और जो आयरन ओर था वो मतलब सीज़ के पार, मतलब ऐसे सीज़ को क्रॉस करते हुए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप होती है उसके मतलब रॉ मटेरियल के एडवांटेजेस से, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट से। देखो कैसे हुई, रॉ मटेरियल हम जितना अच्छा लेंगे उतने ही लोग हमारा माल खरीदेंगे। सपोज इट, आप आयरन और स्टील को एक बार छोड़ दो, आपकी एक शूज़ की फैक्ट्री है। ठीक है, आपकी क्या है, शूज़ की फैक्ट्री है। आपने क्या किया, रॉ मटेरियल यूज़ किया। अगर आप रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करते हो तो क्या होगा, जो आगे जो मतलब मार्केट में लोग बेचते हैं वो क्या होगा, आपसे खरीदेंगे, यानी कि ट्रेडर्स के जो है वो आपसे खरीदेंगे। देन अगर आप चीप लेबर रखते हो, ठीक है, चीप लेबर, सस्ती लेबर रखते हो और वो लेबर जो है वो अच्छा काम कर रही है तो आपके पैसे बच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप खुद देखते हो, अच्छा है गंदा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो वो भी अच्छी बात है। मार्केट आप मतलब कि किस हिसाब से आप किस ट्रांसपोर्ट मतलब कि अच्छी मार्केट में से बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांटेजेस होते हैं इंडिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री को डेवलप करवाने के लिए। वो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री ऐसे ही डेवलप नहीं होगी, वो कुछ मेहनत से डेवलप्ड होती है। ठीक है, देन सारे ही इम्पोर्टेंट स्टील जो होते हैं वो भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, रोकेला, बोकारो जो होते हैं ना, उनके सेंटर्स में प्रोड्यूस होते हैं सारे ही इम्पोर्टेंट स्टील्स, जो कि सिचुएटेड है एक रीजन में और वो बहुत मतलब 4 स्टेट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 4 जो है वो स्टेट्स है जिसमें ये सारे सेंटर्स जो है वो बटे हुए हैं। देन जो भाद्रवदी और विजयनगर है जो कि
कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, सलेम जो तमिलनाडु में है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स जो कि लोकल रिसोर्सेज के लिए यूटिलाइज करे जाते हैं। देन हमारा टॉपिक आता है जमशेदपुर। जमशेदपुर आई थिंक यू नो दैट इट इज़ अ स्टेट, है ना। तो 1947 से पहले सिर्फ एक आयरन और स्टील का प्लांट था कंट्री में, ठीक है, इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इन्हें पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। ये टाटा कंपनी ने स्टार्ट किया था। ये उनका खुद का प्राइवेटली ओन्ड था, यानी कि उन्होंने खुद ने ही कंपनी चालू करी थी, खुद टाटा कंपनी जो थी खुद की थी वो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी देश को हमारे, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और उसको फिर बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स में सेट किया था। जो टिस्को था वो 1907 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साक्ची में हुआ था। ये एक सुबर्न सुब्रन रेखा और खारकाई जो कि झारखंड में है, वहाँ पर ये लोकेट करा जाता है, उसके आसपास है, इन दोनों रिवर्स के आसपास है, साक्ची में। साक्ची में शुरू किया था ना टिस्को टाटा ने। तो टिस्को की शॉर्ट फॉर्म है वैसे। सॉरी, आज एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, मेरी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये जो टिस्को है ये शॉर्ट फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि टिस्को, टी से हो गया टाटा, आई से हो गया आयरन, एस से हो गया स्टील, के से हो सी से हो गया कंपनी, अब ये ओ किस बात का आया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है हम वही लेटर्स यूज़ करें शॉर्ट फॉर्म में जो कि फुल फॉर्म में दिए हुए हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स बनाने पड़ते हैं हमें जिसको जो कि सूट कर रहा हो बोलने में भी। अब आप सोचोगे TIASCN, ये कोई भी वो कर रहा है, आप इसको प्रोनाउंसिएशन दे सकते हो, इसको क्या होगा ये, टियास्कल। टियास्कल कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं आर्टिस्ट को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए। तो उसके बाद थोड़े मतलब लेटर बाद में जो साक्ची था वो रीनेम्ड हो गया था जमशेदपुर, यानी कि जमशेदपुर का नाम पहले था साक्ची। तो जियोग्राफिकली हिसाब से देखें तो जमशेदपुर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनली सिचुएटेड है आयरन और स्टील सेंटर में, आयरन और स्टील सेंटर का हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। वैसे जमशेदपुर बहुत ज़्यादा वो है, टाइप ऑफ ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बिकॉज वहाँ पर क्या है, आयरन और स्टील सेंटर है मेन। तो जो साक्ची था यानी कि जमशेदपुर, अरे ये क्या हो गया, नहीं ये तो हो गया था हमारा, नहीं ये हुआ नहीं हमारा अभी। यहीं पे है, ओके, यस। यानी कि जो ये साक्ची था, साक्ची मतलब जमशेदपुर, है ना। तो जो साक्ची था उन्होंने ये चूज़ किया था कि वो एक स्टील प्लांट को सेट करेंगे बहुत सारे सेवरल रीजंस के लिए, ठीक है, बहुत सारे रीजंस के लिए। ये जो प्लेस थी वो सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर अवे थी कालीमती स्टेशन से, जो कि बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन पर है। ये बहुत ज़्यादा आयरन और कोल और जो मैग्नीज था उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था, और उन्हें फिर ये जो मैग्नीज डिपॉजिट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज था, एज वेल एज जो कोलकाता था जो कि हमें लार्ज मार्केट प्रोवाइड करता था। तो जो टिस्को था वो उन्हें झारिया कोल फील्ड से मिलता था, और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज हम उन्हें ओडिशा से मिलता था और छत्तीसगढ़ से। तो जो घारखाई था और जो सुबर्णरेखा रिवर्स है, ये
पानी इन्हें सप्लाई कर देती है। जो गवर्नमेंट है वो उन्हें एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं वो अच्छी डेवलपमेंट के लिए। जमशेदपुर में यानी कि साक्षी में या जमशेदपुर, आप जो भी बोलो दोनों सही आएंगे जाएंगे आपके आंसर्स। जमशेदपुर में बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि टिस्को के बाद में सेट हुए हैं। वो प्रोड्यूस करते थे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर। ठीक है। डेवलपमेंट जो थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि आयरन और स्टील की डेवलपमेंट एंड आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डेवलपमेंट तो बहुत पहले हो गई थी, तो उन्हीं दो मतलब आयरन और स्टील की इंडस्ट्री से के डेवलपमेंट से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। ऑलमोस्ट जो सारे ही सेक्टर्स जो है इंडियन इंडस्ट्री के, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड है ताकि उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके उन्हें। जो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को कंसिस्ट करता है, एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स भी कंसिस्ट करता है। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स और एनक्लेरी इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड करता है। देन आता है पिट्सबर्ग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है। जो स्टील इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग में वो मतलब लोकेशनल एडवांटेजेस इंजॉय करती है। कुछ रॉ मटेरियल जो है जैसे कि कोल वहाँ पर आसपास लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, वाइल द जो आयरन ओर है वो आयरन माइन से आता है जो कि माइनसोटा से आता है। ठीक है। देन जो 15 किलोमीटर जो है वो पिट्सबर्ग है, पूरा पिट्सबर्ग जो है वो पूरा 15 किलोमीटर दूर पड़ता है माइनसोटा से। Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping or cheaply. मैंने बताया मतलब इसमें बताया हुआ है कि जो माइंस है और जो पिट्सबर्ग है ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रूट है शिपिंग चीपली करने के लिए। ठीक है। तो जो फेमस ग्रेट लेक्स है वाटरवे, अरे यार क्या हो रहा है आज बार बार, भगवान। ये रहा। ओके, हम यहाँ थे द फेमस ग्रेट लेक्स। ठीक है। तो जो फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे है इनकी वजह से जो ट्रेन्स है वो और कैरी करती है ग्रेट लेक्स से, जो कि पिट्सबर्ग एरिया में है। जो ओहियो है जो कि मैनोगेला है और जो एलिंगेनी रिवर्स है वो उन्हें वाटर सप्लाई बिल्कुल अच्छे से कर देती है। देन है टुडे, आज बहुत सारे ऐसे लार्ज स्टील मिल्स हैं जो कि पिट्सबर्ग में हैं, खुद के। ठीक है। वो वैलीज में लोकेट है मैनोगेला की और एलिगेनी रिवर्स की, अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट। पिट्सबर्ग के ऊपर है और मतलब थोड़ी सी और आगे है ओहियो रिवर के। देन जो फिनिश्ड स्टील होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है मार्केट में बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। ठीक है। तो जो पिट्सबर्ग एरिया है उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज है स्टील मिल्स से भी दूसरी, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ वहाँ पर स्टील मिल्स ही है, बहुत सारी ऐसी और भी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है। ये सब जो है वो स्टील में यूज़ करे जाते हैं एज देयर रॉ मटेरियल, ताकि वो अलग अलग मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना सके, और जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और रेल्स। देन हमारा टॉपिक आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न। आपको पता है कि यार्न से हमारा क्लॉथ बनता है जो कि बहुत
पुरानी आर्ट है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स जो है ये सब क्या है, वो क्लोथ से बनते हैं। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिवाइड करी जाती है दो बेसिस पर। रॉ मटेरियल्स जो कि उनमें यूज़ करा जाता है, फाइबर्स जो है वो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो वूल, सिल्क और कॉटन, नायलन, लाइनन और जूट से ऑब्टेन होते हैं। और मैनमेड फाइबर जो हैं वो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन इंक्लूड करते हैं। देन हाँ, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री है हमारे वर्ल्ड में भाई, क्योंकि कपड़ा तो पहनेंगे यार, कॉटन तो पहनेंगे ना। स्टील और आयरन के बिना रह लिए लोग, पर कपड़े के बिना नहीं रहेंगे। आदिवासी थे जो मतलब बिना कपड़े के रहते थे, वो पत्तियाँ पूरा लगाते थे। बट आज के बच्चे तुम कपड़े के बिना नहीं रहोगे ना। अगर एक दिन मम्मी यार मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े लाओ, तुम बोलते ये नहीं बोलते हाँ हम भी आदिवासी की तरह रह लेंगे, तुम ये नहीं बोलते। अगर तुम्हें एक दिन भी कपड़ों की कमी हो जाए ना, वैसे होगी नहीं, बट अगर एक दिन भी हो जाए तो तुम बोल दोगे मम्मी यार मेरे कपड़े ही नहीं है, और लाओ, या फिर मुझे पैसे दो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है 18th सेंचुरी में, वहाँ तक जो कॉटन क्लॉथ था, अभी 18th सेंचुरी, ठीक है, अभी 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो जो कॉटन क्लॉथ था वो हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स के द्वारा बनता था, व्हील्स के द्वारा, लूम्स के द्वारा। 18th सेंचुरी में जो पावर लूम्स थी वो फैसिलेटेड नहीं हुई थी, बट हाँ हो गई थी। और उनकी जो डेवलपमेंट थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो ब्रिटेन में हुई थी, उसके बाद दूसरे पार्ट्स में हुई थी वर्ल्ड के। आज इंडिया, चाइना, जापान और जो यूएसए है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल के। चलो हमारा इंडिया का तो नाम आया है ना, खुश हो गए। देन इंडिया जो है वो इंडिया के पास ग्लोरियस ट्रेडिशन है, जो कि वो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करता है। ब्रिटिश रूल और इंडियन हैंड स्पम्स से पहले और हैंड वूवन क्लॉथ जो है वो पहले ही बन चुका था और वो वाइड मार्केट में आ चुका था। तो जो मुस्लिम्स थे धक्का के, जो चींतस थे मसूलीपट्टनम के, कैलिकॉस थे कैलीकट के, और जो गोल्ड व्रॉट थे कॉटन ऑफ ब्रह्मपुर। गोल्ड व्रॉट क्या है, एक कॉटन है बुरहानपुर का, सूरत का, वडोदरा का, और ये सब जो है वो और भी अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग डिज़ाइन में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर जो प्रोडक्शन था हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल का, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लेता था बनने में। हैंस जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो एक कंपटीशन फेस नहीं कर सकती थी उनके न्यू टेक्सटाइल मिल्स से, जैसे कि वेस्ट के एरियाज से, जो कि प्रोड्यूस करते थे चीप और गुड क्वालिटी फैब्रिक्स। और वो मशीन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आती थी, मेनली वो मशीन से करते थे, बट पहले क्या होता था, हाथों से करे जाते थे, हैंडमेड। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल मशीन जो टेक्सटाइल मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में 1854 में। जो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था और जो पोर्ट था हमारी मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या अवेलेबल करता था, हमारे रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, जो कि हमें रैपिड एक्सपेंशन में रिज़ल्ट देता था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और जो इंडस्ट्री थी रीजन में। ठीक है, ठीक है। देन intentionally this industry flourished in the states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate. ये जो इंडस्ट्री थी वो कैसे फैली थी, स्टेट्स में, महाराष्ट्र गुजरात के जो स्टेट्स थे उसमें, उसकी फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। पर आज जो ह्यूमिडिटी है वो हम आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो रो कॉटन है वो प्योर और
वेट की बिल्कुल भी ना हो और वो रॉ मटेरियल भी लॉस कर सके। तो ये जो इंडस्ट्री थी लॉस कर दे। और जो ये इंडस्ट्री थी वो क्या थी, वो पूरे बहुत सारे पार्ट्स में फैल गई थी इंडिया के। तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और जो पानीपत है वो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट अदर मतलब और इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स के। देन हम पढ़ेंगे अबाउट अहमदाबाद। ठीक है। सो ये जो है वो गुजरात में लोकेट है, आपको सभी को पता होगा, और साबरमती रिवर के बैंक्स के ऊपर। तो जो फर्स्ट मिल थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में। ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनी थी इंडिया की मुंबई के बाद, यानी कि फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी थी इंडिया की, मुंबई। तो जो अहमदाबाद था उसके पास बहुत सारे वो ऐसे मतलब रेफ़र करता था बहुत सारे, जैसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मेनली वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फेवरेबल लोकेशन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी उसके डेवलपमेंट से, ताकि वो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी कुछ फेवरेबल लोकेशन से जो कि अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो है वो एक सिचुएटेड कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग एरिया के क्लोज है। ये इजी अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स। तो जो क्लाइमेट था वो स्पिनिंग और विनिंग के आइडियल को ज़्यादा सपोर्ट करता था मेनली। तो जो फ्लैट टेरेन था और जो इजी अवेलेबिलिटी थी लैंड की वो सूटेबल थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिल्स की। डेंसिली पॉपुलेटेड स्टेट्स जो थे जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र वो दोनों स्किल्ड को प्रोवाइड करते थे, जैसे सेमी स्किल्ड लेबर। तो जो वेल डेवलप्ड रोड थे और जो रेलवे नेटवर्क परमिट्स थे वो इजी ट्रांसपोर्टेशन कर देते थे टेक्सटाइल्स की, और कुछ और अदर पार्ट्स जो थे वो कंट्री के वो भी। दस जो प्रोवाइडिंग होती थी मार्केट की वो इजी हो जाती थी और वो मार्केट की होती थी। मुंबई पोर्ट जो था वो फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा पास था और वो मशीनरी और कॉटन टेक्सटाइल्स को कॉटन टेक्सटाइल्स को वो सपोर्ट भी करता था। देन बट कुछ अभी रिसेंट ईयर्स में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स थी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। कुछ टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो क्लोज हो गई थी और प्राइमरली जो थी वो एमरजेंस हो गई थी न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स की हमारी कंट्री में, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन जो थी मशीन्स की और टेक्नोलॉजी की उस मिल्स में, वो भी अहमदाबाद में ही हुई थी। मेनली अहमदाबाद में कुछ ऐसे डाउन मतलब क्लोज हो गई थी सेवरल cotton textiles mills. Then our last topic is ओसाका। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का और ये मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई थी ओसाका में कुछ सेवरल जियोग्राफी फैक्टर्स के कारण। जो एक्सटेंसिव प्लेन थे ओसाका के अराउंड में वो लैंड को इजीली अवेलेबल कर देते थे उनकी ग्रोथ के लिए, कॉटन मिल्स की ग्रोथ के लिए। जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता था वो सूटेड होता था स्पिनिंग के लिए और विनिंग के लिए। रिवर ह्योडो जो थी वो हमें सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कर देती थी मिल्स के लिए। जो लेबर थी वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती थी। लोकेशन जो थी उसके वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती थी। इंपोर्ट भी कर सकते थे हम रॉ कॉटन को, एक्सपोर्टिंग होती थी टेक्सटाइल्स की। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की वो डिपेंड होती है हमारे इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे। कॉटन जो है वो इंपोर्ट करा जाता है इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता था एक गुड मार्केट में ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। हाँ, आपको पता है ना, आप देखो
अगर मान लो एक जगह पर बोल रहे हैं कि 500 के शूज़ हैं, बट वो अच्छे भी नहीं है और रेट भी ज़्यादा है। पर एक जगह पर आप दूसरी शॉप पर गए और उन्होंने बोला भैया 200 के शूज़ है और अच्छी क्वालिटी के, आपको हाँ सही, तो लो प्राइस अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो आप उसी को रेफ़र करोगे ना। तो ऐसे ही था। तो जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ थी हमारी कंट्री में ऑफ लेट, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ओसाका की, वो रिप्लेस्ड हो गई थी अदर इंडस्ट्री से, जैसे कि आयरन और स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट. So this is your exercises and you have to solve it on, and from chapter 6 we will do in next video. तो तब तक के लिए बाय बाय.